इस लैपटॉप के अंदर NVIDIA RTX 4080 है, इंटेल का Core i9 प्रोसेसर है, 32 GB की DDR5 रैम है और 1 TB की PCI बेस्ड SSD है। और हाँ, इस लैपटॉप की खास बात ये भी है कि ये मार्केट में सबसे कम महंगा लैपटॉप है जिसके अंदर आपको ये स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती है। इसे मैं कम महंगा ही कहूंगा क्योंकि कीमत तो इसकी यार बहुत ज्यादा होने वाली है, सस्ता तो इसे बिल्कुल भी नहीं कह सकते। लेकिन सवाल आता है, क्या इतनी स्पेसिफिकेशन इतने प्राइस के ऊपर वर्थ इट है? क्योंकि जब भी हम ऐसी स्पेसिफिकेशन वाले लैपटॉप के बारे में बात करते तो क्या वैसी परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं जैसे डेस्कटॉप निकाल सकता है? और एक और सवाल आता है कई लोगों का कि यार इतना जब पैसा खर्च कर रहे हैं तो यार इतने प्राइस में इससे अच्छा डेस्कटॉप पीसी बिल्ड हो सकता है। यार बात बिल्कुल सही है, लेकिन डेस्कटॉप और लैपटॉप में एक डिफरेंस होता है। देखो, कंपनियां लैपटॉप के लिए ज्यादा चार्ज इसलिए करती है क्योंकि R&D करती है और इतनी सारी चीजों को एक छोटे फॉर्म फैक्टर में फिट करती है जहाँ पे कूलिंग वगैरह को भी वो लोग मैनेज करते हैं, प्लस अपने कुछ चीजों को वो इम्प्लीमेंट करते हैं। इसीलिए लैपटॉप थोड़ा सा ज्यादा महंगा पड़ता है। लेकिन लैपटॉप और डेस्कटॉप में एक डिफरेंस है कि आप उसे लेके कहीं ट्रैवल नहीं कर सकते। लेकिन वही बात करें इस लैपटॉप की ओवरऑल एक जनरल स्पेसिफिकेशन बताता हूँ। यहाँ पे आपको 13 जनरेशन इंटेल Core i9 13900HX प्रोसेसर है, Windows 11 होम है, RTX 4080 है, 12 GB की GDDR6 VRAM के साथ आता है, 32 GB की यहाँ पे आपको DDR5 रैम देखने को मिलती है, 1 TB की PCI बेस्ड SSD है। डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है 16 इंच का 2560x1600 रेजोल्यूशन का 240 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। लैपटॉप यहाँ पे काफी सही लगता है ऑन पेपर, लेकिन रियल वर्ल्ड में देखा जाए तो कहानी थोड़ी सी अलग है। जिसकी बात बताएं, इसके अंदर प्लास्टिक का थोड़ा ज्यादा यूज किया गया, वो यार मेरे को थोड़ी सी फ्लिमजी लगी और उसकी क्वालिटी और अच्छी हो सकती थी। दूसरी चीज यार, बैटरी लाइफ यार इस लैपटॉप की यार इतनी खास नहीं है और बिल्ट इन स्पीकर्स की क्वालिटी भी उतनी अच्छी आपको यहाँ देखने को नहीं मिलती। ये कुछ मेरे पर्सनल ऑब्जर्वेशन थे इस लैपटॉप को यूज करते समय। लेकिन वही बात करें अगर मैं इसके अंदर गेमिंग एस्पेक्ट में, जैसे कि पूरा कीबोर्ड है वो RGB के साथ देखने को मिलता है और हाँ, लैपटॉप के पीछे बैकलाइट प्लेट दे रखी है, वो भी RGB लाइटिंग के साथ आती है। तो डेफिनेटली जो गेमर्स होते हैं उन्हें RGB लाइटिंग पसंद होती है तो वहां पे काम कर सकते हैं। वही बात करूं इसके पोर्ट्स की, तो यहाँ पे आपको 3 USB पोर्ट देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको 1 गीगाबिट ईथरनेट पोर्ट है, एक माइक्रो SD कार्ड स्लॉट है, एक कैनिंगस्टन सिक्योरिटी स्लॉट देखने को मिलता है। इसके साथ ही 1 HDMI पोर्ट है, 2 USB Type-C पोर्ट है थंडरबोल्ट पोर्ट के सपोर्ट के साथ, और इसी के साथ ही एक चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है। वही बात करें तो लैपटॉप के अंदर आपको बहुत सारे वेंट्स देखने को मिलते हैं और फैंस भी इसके काफी ज्यादा पावरफुल है। डेफिनेटली कूलिंग का यहाँ पे ख्याल रखा गया और लैपटॉप को कूल रखने की कोशिश करता है जब भी आप इस पे इंटेंसिव गेम वगैरह खेलेंगे। और हाँ, गेमिंग वगैरह करते समय एक बात मैंने नोटिस करी, हल्का सा लैपटॉप यहाँ पे गर्म हुआ था लेकिन इतना ज्यादा गर्म नहीं हुआ था, कूलिंग यहाँ पर काम कर रही थी। लेकिन एक शर्त है, अच्छी कूलिंग वगैरह सब कुछ अच्छी तरीके से अचीव करने के लिए इससे आपको पावर पे लगाना पड़ेगा। आप इसके ऊपर बैटरी पे ज्यादा अच्छी चीजें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कि लैपटॉप की कोई चीज जो मेरे को पसंद आई थी ना यार, वो इसका कीबोर्ड था। कीबोर्ड बैकलाइटिंग के साथ अच्छा लगता है, लेकिन टाइपिंग का एक्सपीरियंस और कीबोर्ड की क्वालिटी यहाँ पे काफी सही लगी। गेमर्स जिस तरीके से प्रेस करते हैं ना कीबोर्ड को, ये कीबोर्ड उसके लिए डिजाइन किया गया। इसके साथ ही ट्रैक पैड के अंदर भी मल्टीपल जेस्चर्स का सपोर्ट है और ट्रैक पैड स्मूथली काम करता है। अगर वैसे विंडोज लैपटॉप में कंपेयर करूँ ना, तो विंडोज लैपटॉप के अकॉर्डिंग काफी अच्छा ट्रैक पैड आपको देखने को मिल रहा है विद मल्टीपल जेस्चर्स वगैरह के सपोर्ट के साथ। और वही बात करूँ उसके डिस्प्ले की, यार डिस्प्ले के अंदर 2560x1600 पिक्सल का रेजोल्यूशन है और ये एक 240 हर्ट्ज का पैनल है, कोई मिनी LED कोई OLED नहीं है। तो डेफिनेटली जो ब्लैक लेवल्स होंगे वो तो आपको इतने खास देखने को नहीं मिल सकते, लेकिन रिफ्रेश है 240 हर्ट्ज का और यहाँ पे ब्राइटनेस जो रखी गई है ना, वो रखी गई है अप टू 500 निट्स की और HDR को सपोर्ट करता है। कुल मिला के बात है कि जब आप इस पे कंटेंट व्यू करेंगे तो आप उसके अंदर क्वालिटी काफी अच्छी एक्सपेक्ट कर सकते हैं और HDR वगैरह के साथ जो कलर्स वगैरह रहते हैं काफी अच्छे पॉप आउट करते हैं। हालांकि एक IPS LCD डिस्प्ले, लेकिन फिर भी उसके हिसाब से एक्सपीरियंस अच्छा है। और हाँ, 240 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और हाँ, यहाँ पे आपको NVIDIA G-Sync भी देखने को मिलता है मॉनिटर के अंदर, जिसके अंदर वेरिएबल रिफ्रेश रेट की टेक्नोलॉजी है और यहाँ पे जो लेटेंसी डिस्प्ले में वो है 3 मिलीसेकंड की। कुल मिला के बात की जाए, डिस्प्ले कंटेंट कंजम्पशन के लिए भी है, लेकिन यहाँ पे गेमिंग के लिए ज्यादा प्रायोरिटी रखी गई है। इसके साथ ही यहाँ पे बात करना चाहूंगा यहाँ पे Acer के प्रेडेटर सेंस सॉफ्टवेयर की। देखो यार, सिंपल सी बात है कि इन्होंने अपना प्रेडेटर सेंस नाम का एक सॉफ्टवेयर डाला और ऐसे हर एक कंपनी अपने लैपटॉप के अंदर सॉफ्टवेयर डालती है। यहाँ पर भी डाला था और कुछ एक्स्ट्रा ब्लोटवेयर भी डाल दिए थे, तो ब्लोटवेयर तो मैंने बैठ के हटाए काफी सारे। प्रेडेटर सेंस मेरे को थोड़ा ठीक लगा, जहाँ पे आप लैपटॉप की परफॉर्मेंस वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। और एक खास बात लगी, ऊपर की तरफ एक बटन है लैपटॉप के, वहां पे आप उसे क्लिक करके उसकी परफॉर्मेंस के मोड्स को एडजस्ट कर सकते हैं, जहां पे GPU और CPU की पावर थोड़ी बढ़ जाएगी और आपको एक्स्ट्रा 10 to 15% फ्रेम रेट का बूस्ट देखने को मिल जाएगा।
यानी कि अगर 100 FPS आ रहे तो 110 से 115 FPS हो सकते हैं। और डेफिनेटली ये बटन वगैरह दबा के जब थोड़े टर्बो मोड में चले जाता है तब यहाँ पे जो फैंस होते हैं थोड़े ज्यादा तेजी से आने लगते हैं, तो उनकी भी आवाज यहाँ पे थोड़ी सुनाई देती है। ऊपर से सॉफ्टवेयर में विंडोज 11 होम है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में जब विंडोज 12 आएगा तो उस पर भी काम करे। लेकिन बात करें विंडोज 11 में, यहाँ पे मैंने लिंक टू फोन वाली चीज भी ट्राई करी, जहाँ पे अपने मोबाइल फोन से कनेक्ट किया। एक्सपीरियंस काफी अच्छा था कि विंडोज और एंड्रॉइड ने भी कुछ इकोसिस्टम बनाने की कोशिश करी है, जहाँ पे आप मोबाइल फोन की एप्स को यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। मोबाइल फोन में कोई नोटिफिकेशन आ रही है वो आप लैपटॉप पे देख सकते हैं। कोई ऐप अगर मोबाइल फोन के ओपन करना है तो वो पॉसिबल है, और मोबाइल फोन की कोई फोटोग्राफ को लैपटॉप में डालना है तो वो भी वायरलेसली पॉसिबल है। तो देख के अच्छा लगा कि एक इकोसिस्टम भी यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट और एंड्रॉइड के बीच में। अब इसके अंदर जो इतना अच्छा हार्डवेयर मिल रहा है उसकी परफॉर्मेंस को भी हम एक बार चेक कर लेते हैं कुछ बेंचमार्क वगैरह से। तो यहाँ पे सिनेबेंच चला है, तो उसके अंदर सिंगल कोर का स्कोर था 122, मल्टी कोर में स्कोर आया था 1322, और जो जीपीयू का स्कोर था वो था 16522। गीकबेंच का स्कोर था सिंगल कोर के अंदर 2850 और मल्टी कोर स्कोर था 17616, और यहाँ पे 1 TB की माइक्रोन की SSD लगी PCI बेस्ड, और उसकी जो रीड स्पीड थी वो थी अराउंड 6500 Mbps और राइट स्पीड थी 4900 Mbps। रैम की बात करें तो 32 GB रैम है, और इस लैपटॉप में आपको 4 रैम के स्लॉट्स देखने को मिलते हैं। 2 स्लॉट्स यहाँ पर एम्प्टी रखे गए हैं, तो अगर इस लैपटॉप के अंदर आपको रैम एक्सपेंड करनी तो आप कर सकते हैं। SSD भी अपग्रेड की जा सकती है। हालांकि एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि ये सब अगर आप खुद अपग्रेड करना चाहते तो वारंटी वॉइड हो जाएगी इसको जैसी अगर आप ओपन करेंगे तो वो एक चीज है जो यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। ऊपर से बात कर तो गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो सिंपल सी बात है कि यह ज्यादा गेम मैंने यहाँ पे नहीं चलाया। यहाँ पे मैंने गॉथम नाइट्स को ट्राई किया था RTX सेटिंग ऑन करके रे ट्रेसिंग में 90 to 100 FPS कंसिस्टेंटली प्रोवाइड कर रहा था, तो यार वो काफी इंप्रेसिव लगा। और वही बात करूँ अगर मैं दूसरे गेम्स की, तो ज्यादा गेम ट्राई नहीं करें, लेकिन हाँ इस पे आप GTA 5 जैसा गेम भी खेलना चाहते तो 100 FPS के ऊपर तो आसानी से निकाल ही देगा, वो भी मैक्सिमम सेटिंग में। तो यार गेमिंग के लिए तो बेस्ट बना हुआ है, और किसी को अगर सिर्फ गेमिंग ही करनी है ना तो मार्केट में सबसे कम कीमत का लैपटॉप है जिसमें आपको ये फीचर मिलते हैं, क्योंकि इसके बाद ऐसी स्पेसिफिकेशन लेने जाओगे ना किसी और कंपनी में आपको ज्यादा खर्चा करना पड़ जाएगा। चाहे Asus की बात करें, HP की बात करें, और डेल के एलियनवेयर में अगर आप जा रहे हो तो भैया इसकी शायद डबल कीमत स्पेंड करनी पड़ जाए सिमिलर स्पेसिफिकेशन के लिए। बस इसी कारण से मैंने इस लैपटॉप को लिया था, क्योंकि ये स्पेसिफिकेशन सबसे कम प्राइस में इसी लैपटॉप पे मिल रही थी। इसी के साथ ही बात करें तो जीपीयू जो है ना वो भी यहाँ पे लिमिट नहीं कर रखा, वो भी ज्यादा पावर यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं जब उसे जरूरत हो, और 165 वॉट का जो पावर ड्रॉ होता है वो मैक्सिमम सपोर्ट करता है यहाँ पे। वहीं बात करें कुछ दूसरे लैपटॉप भी मैंने चेक करे थे, वो सिर्फ 150 वॉट की पावर को ड्रॉ करते हैं, तो ये एक अच्छी चीज है। इसके साथ ही बात करें तो लैपटॉप को मैंने यहाँ पे सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे RTX के जो AI वाले फीचर्स है वो काफी अच्छे लगे थे। जैसे कि अगर आप लोग को मालूम नहीं तो Nvidia AI के अंदर भी काम करता है, और जो OpenAI में ChatGPT है ना उसके लिए भी चिप्स Nvidia बनाता है, तो उन्होंने वैसी कुछ AI टेक्नोलॉजी लैपटॉप के हार्डवेयर में डाली ताकि आप ऐसी चीजें कुछ रन कर सकते हैं, जिसके अंदर एक AI नॉइस कैंसिलेशन फीचर है जिसे Nvidia ब्रॉडकास्ट के अंदर डाला है, और इसके साथ ही वीडियो के अंदर भी AI वाले फीचर है। और इन सब के कारण मैंने इसको यहाँ पे चूज किया था, क्योंकि डेफिनेटली मेरा कुछ प्लान यहाँ पर ये था कि आने वाले टाइम में कोई लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह भी करेंगे ट्राई, और अगर लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह ट्राई करनी है तो उसके लिए एक अच्छा हार्डवेयर यहाँ पे होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने सोचा कि एक लैपटॉप लेते जो कि पोर्टेबल है और कहीं भी ले जाके उसे यहाँ पे रख दो। पीसी के लिए यहाँ पे थोड़ी जगह नहीं थी जिससे आप उसको मूवमेंट करने में थोड़ी दिक्कत आती है। चीज बस जो मेरे को पसंद नहीं आया यार, स्पीकर की क्वालिटी अच्छी कर सकते थे, बिल्ड के ऊपर थोड़ा और काम कर सकते थे, बैटरी लाइफ यार विंडोज गेमिंग लैपटॉप में 2023 में अच्छी बैटरी लाइफ यार हम तो एक्सपेक्ट कर ही सकते। उम्मीद करता हूँ कि विंडोज 12 का अपडेट इसमें जल्दी आए, क्योंकि विंडोज 12 जब आएगा ना तब हम उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि वो काफी एक्साइटिंग होगा और वो AI की बहुत सारी चीजों को लेकर आने वाला है। बाकी आप लोगों के लैपटॉप कैसा लगा नीचे कमेंट बताओ, और थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।